Very good morning, students. Today we'll be dealing with first hearing, examination of the parties, settlement of the issues, and disposal of the suit. Students, this provision has been provided under Order 10, Order 14, and Order 15 of CPC. Now let's begin with the lecture. If we take into consideration what do we mean by the term first hearing, or which is this stage or when it comes in the suit, then in that case, students, it is very important to know that first hearing is a stage in which the court pursues and analysis the pleading of both the parties. जहां पे कोर्ट दोनों भी पार्टीज के द्वारा की गई प्लीडिंग्स को क्या करता है, एनालिसिस करता है, परस्यू होता है, देखता है, देन इन दैट केस उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट हेयरिंग कहते हैं। यही वो स्टेज होती है जिसे हम फर्स्ट हेयरिंग कहते हैं। ये स्टेज कब आती है? जब प्लेन फाइल होने के बाद में WS फाइल हो जाता है, उसके बाद में फर्स्ट हेयरिंग की डेट आती है या फर्स्ट हेयरिंग की स्टेज हम कहते हैं आती है। इट इज अ डे ऑन विच द कोर्ट एग्जामिन्स, ये वो डे होता है जिसमें कोर्ट एग्जामिन करता है कंटेंशंस जो कि प्लेंट में दिए गए हैं और वो कंटेंशंस जो कि रिप्लाई में यानी रिटर्न स्टेटमेंट में दिए गए हैं। Now, if we take into consideration the stage of first hearing, then in that case कोर्ट जो है वो इस स्टेज में यानी फर्स्ट हेयरिंग की स्टेज में फैक्ट्स में जाता है, पार्टीज के द्वारा बताए गए फैक्ट्स में, और साथ ही साथ ट्राई करता है वो फैक्ट्स को देखने के बाद में, प्लीडिंग्स को देखने के बाद में, कि नैरो डाउन किया जा सके एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पार्टीज टू द सूट, कि ये सूट में जो पार्टीज हैं जिसमें से एक प्लेंटिफ है, एक डिफेंडेंट है, प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल किया है, डिफेंडेंट ने उसको आंसर करते हुए WS फाइल किया है। ऐसा में जो भी बेसिकली पार्टीज ने कंटेंशंस कहे हैं उनमें से कुछ अग्रीड पार्ट होगा, कुछ डिसअग्रीड पार्ट होगा। तो जो पार्ट अग्रीड है उस पे तो कॉन्टेस्ट करके कोई मतलब नहीं है। जो पार्ट डिसएग्रीड है ना, एक पार्टी ने एलिज किया है और दूसरी ने उसको डिनाई किया है, देन इन दैट केस वो जो बेसिकली पोर्शन है जिसे डिनाई किया गया है वही एरिया नॉर्मली हमारे लिए क्या हो जाएगा, इशू बन जाएगा, और उसी को हमें डिसाइड करना है ना, कोर्ट उसी बात को डिसाइड करेगा जो इशू है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, यानी कोर्ट जो है वो फर्स्ट हेयरिंग की स्टेज में पार्टीज के द्वारा बताए गए फैक्ट्स में एंटर होता है और ट्राई करता है कि पार्टीज ने जो फैक्ट्स बताए हैं उनमें से हमें छान छान के एक्चुअली एरिया जो है कॉन्फ्लिक्ट का बिटवीन द पार्टीज उसको जितना हो सकता है उसको कम 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 करते जाना है। तो नैरो डाउन द एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पार्टीज टू द सूट on the basis of the contentions made by the plaintiff in the plaint and the contentions made by the defendant in his written statement. Now let us see examination of the parties by the court, order 10 rule 124. अब ये examination of the parties क्यों करता है कोर्ट? तो जिस तरीके से contentions को examine किया जाता है उसी प्रकार से फर्स्ट हेयरिंग में कोर्ट जो है वो पार्टीज का भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है। पार्टीज का भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के पीछे ऑब्जेक्ट क्या होता है? टू फाइंड आउट द पॉइंट्स ऑफ कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज। अब रूल 1 जो है वो ये बोलता है कि कोर्ट हमेशा असर्टन करेगा कि जो भी प्लीडिंग्स या एलिगेशंस बताए गए हैं उनमें से कितने एडमिटेड हैं और कितने डिनाइड हैं। कोर्ट जो है वो बाद में रिकॉर्ड करेगा वो एडमिशंस जो कि एडमिट किए गए हैं या वो एलिगेशंस जो कि एडमिट किए गए हैं या फिर वो एलिगेशंस जो कि डिनाइड किए गए हैं दोनों भी पार्टीज के द्वारा, क्योंकि ये एडमिशन एंड डिनाइड यही देखा जाए तो डिसाइड करेंगे एरिया ऑफ कॉन्टेस्ट बिटवीन द पार्टीज। नाउ पार्टीज जो हैं उनको ऑप्ट करना होता है कोई भी एक मोड ऑल्टरनेटिवली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें कि बियॉन्ड यानी आउट ऑफ द कोर्ट जाके, नॉट बियॉन्ड बट आउट ऑफ द कोर्ट जाके हम मैटर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बट ऐसा करते वक्त में हमें कोर्ट का कंसेंट ऑब्टेन करना होता है, या तो फिर हम ये कोर्ट को प्रपोजल दे दें या फिर कोर्ट हमें इस तरीके का प्रपोजल दे सकता है। तो देखिए फर्स्ट हियरिंग की स्टेज में ही कोर्ट जब पार्टीज के द्वारा दिए गए कंटेंशन सुन लेता है, पार्टीज को एग्जामिनेशन कर लेता है, उनके द्वारा किए गए एडमिशंस और डिनाइल्स को रिकॉर्ड कर लेता है, इस तरीके से जब वो डिस्प्यूट के इश्यूज को सेटल डाउन कर लेता है, देन इन दैट केस
जब हम बात करते हैं कि उसने अभी सेटल डाउन कर लिया है इश्यूज को, यानी तैयार कर लिया है इश्यूज को, या फिर इश्यूज तैयार होने से पहले की बात, नॉर्मल सिचुएशन में तो इश्यूज तैयार होने से पहले की बात, कोर्ट जो है वो पार्टी को ऐसा प्रपोजल दे सकता है कि व्हाई नॉट यू सेटल डाउन योर डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट ईदर बाय एनी ऑफ दीज फॉलोइंग मोड्स। अब कौन कौन से फॉलोइंग मोड्स आते हैं? पहला हो गया आर्बिट्रेशन, दूसरा हो गया कंसिलिएशन, तीसरा हो गया लोक अदालत एंड फोर्थ हो गया मीडिएशन। इनमें से किसी भी तरीके के ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट के ऑप्शन को आप एक्सरसाइज करके अपने मैटर को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके का प्रपोजल जो है वो कोर्ट देगा पार्टीज को। अगर पार्टी इनमें से किसी भी एक ऑप्शन पे क्या हो जाती है, रेडी हो जाती है, तो कोर्ट क्या करेगा, एक डे फिक्स करेगा जिसमें ये पार्टी उस पर्टिकुलर फोरम में जिसको उसने ऑप्ट किया है उस पर्टिकुलर फोरम में अपीयर होगी। एंड उसके बाद में पार्टी जो है उस पर्टिकुलर फोरम में अपीयर होने के बाद में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उस पर्टिकुलर फोरम का, वो रेफर कर सकता है मैटर बैक टू द कोर्ट अगर उसको ऐसा लगे कि ये मैटर यहाँ पे डिसाइड होना वुड नॉट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, बेटर है ये मैटर कहाँ डिसाइड हो, कोर्ट में ही डिसाइड हो। देन इन दैट केस अगेन जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो क्या करेगा, एक डेट फिक्स करेगा फॉर अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज बिफोर द कोर्ट एंड डायरेक्शन देगा पार्टीज को कि आप कहाँ चले जाओ, आप चले जाओ वापस से कोर्ट में इस तारीख को, ये कोर्ट में आपको हाजिर होना है। सो दिस इज द थिंग विच वुड टेक प्लेस। नेक्स्ट इज रूल 2 क्या बोलता है? रूल 2 बोलता है कि फर्स्ट हियरिंग की स्टेज में there are two important things. Firstly, the first hearing and the second one is the subsequent hearing. फर्स्ट हेयरिंग में क्या होगा, कोर्ट जो है वो ओरली एग्जामिन करेगा पार्टीज को टू द सूट जो कोर्ट के सामने अपीयर हो रहे हैं। अगर मान लीजिए पार्टी के साथ में कोई और कंपेनियन या कोई और पर्सन भी प्रेजेंट हो रहा है या उसका प्लीडर प्रेजेंट हो रहा है, देन इन दैट केस कोर्ट चाहे तो उस पर्टिकुलर पर्सन को, उस पर्टिकुलर कंपेनियन को, उस पर्टिकुलर प्लीडर को भी क्या कर सकता है, सुन सकता है, फॉर द पर्पस यानी हेयरिंग की अपॉर्चुनिटी दे सकता है। तो द कोर्ट शैल ओरली एग्जामिन द पार्टीज टू द सूट हु अपीयर्स इन पर्सन or his companion or are present in the court with a view to clarify the matter in controversy. सब्सिक्वेंट हेयरिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स? सब्सिक्वेंट हेयरिंग में कोर्ट जो है वो ओरली एग्जामिन करेगा पार्टी को जो कोर्ट में इन पर्सन अपीयर हो रही है या फिर जो कि अपने कंपेनियन के साथ में प्रेजेंट हो रही है, और कंपेनियन जो है वो इसमें पोजीशन में है कि ही कैन आंसर ऑल द मटेरियल क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द सूट। अगर कोर्ट ने उसको पूछा तो देन इन दैट केस कोर्ट जो है उसको भी सब्सिक्वेंट हियरिंग देगी। नाउ अगर हम रूल 3 की बात करते हैं, रूल 3 में क्या होता है, कोर्ट जो है वो जो भी उसने एग्जामिनेशन कंडक्ट किया है उसमें क्या सब्सटेंस निकला, वो सब्सटेंस, वो निचोड़ जो है देखा जाए तो उसको लिख लेगा एंड दिस पर्टिकुलर जो लिखा हुआ रिकॉर्ड रहेगा वुड बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एंटायर सूट। देन नेक्स्ट इज कम टू नेक्स्ट कम टू रूल 4। रूल 4 में क्या होता है? रूल 4 में ऐसा बताया गया है कि इफ द प्लीडर ऑफ एनी पार्टी रिफ्यूजेस टू आंसर, अगर प्लीडर जो है किसी पर्टिकुलर पार्टी का वो रिफ्यूज कर देता है आंसर करने के लिए या फिर अनेबल है आंसर करने के लिए किसी मटेरियल क्वेश्चन को जो कि रिलेटिंग टू द सूट है, तो कोर्ट जो है वो पोस्टपोन कर देगा हियरिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सूट। लेकिन इस तरीके का जो पोस्टपोनमेंट करेगा वो कितने दिन तक के लिए करेगा? नॉट बियॉन्ड 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट हियरिंग। उसी प्रकार से कोर्ट जो है वो डायरेक्ट करेगा द पार्टी टू अपीयर इन पर्सन, उसी तरीके से कोर्ट जो है वो डायरेक्ट करेगा पार्टी को कि वो अपीयर हो इन पर्सन उस पर्टिकुलर डेट को क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। लेकिन यदि पार्टी जो है वो फेल हो जाती है अपीयर होने के लिए तो कोर्ट जो है वो क्या कर सकता है, इवन प्रोनाउंस भी कर सकता है जजमेंट अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन। नेक्स्ट इज सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। अब पार्टीज को हमने फर्स्ट हियरिंग में देखा जाए तो कंटेंशंस भी देख लिए प्लीडिंग के, फिर पार्टीज को एग्जामिन भी कर लिया और उसके बाद में हमने देखा जाए तो उनके साथ में जो कंपेनियन थे जरूरत पड़ने से उनको भी एग्जामिन कर लिया और फिर अकॉर्डिंगली हमने जो भी रिकॉर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट किया था उसको हमने रिकॉर्ड के फॉर्म में लिख भी लिया और वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सूट भी हो गया। अब जो है हम सेटलमेंट ऑफ इश्यूज करेंगे।
तो रूल 1 जो है वो डील करता है सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के लिए। एट द फर्स्ट हियरिंग द कोर्ट जो है आफ्टर गोइंग थ्रू द कंटेंशंस ऑफ द प्लेंट एंड द रिटन स्टेटमेंट, साथ ही साथ जो एलिगेशंस किए गए पार्टीज के द्वारा ऑन ओथ या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा या फिर उसके प्लीडर्स के द्वारा, ये जो भी एलिगेशंस बनाए गए हैं प्लीडिंग में या फिर आंसर टू इंट्रोगेटरीज जो भी डिलीवर की गई है सूट में, एंड द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स जो भी फाइल किए गए हैं ईदर ऑफ द पार्टीज के द्वारा, टू उसको क्या करेंगे, फ्रेम करेंगे एंड रिकॉर्ड कर लेंगे उन इश्यूज को। फिर इश्यूज जो है वो ड्रॉन अप किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। इवन इफ डिफेंडेंट जो है उसने कोई तरीके का फर्स्ट हियरिंग में डिफेंस प्रोड्यूस नहीं किया, उसके बावजूद भी ऑन द बेसिस ऑफ द WS एंड ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेंट हम क्या कर देंगे, हम वहां पे इश्यूज जो है वो फ्रेम कर देंगे। नेक्स्ट इज कम टू रूल 2। रूल 2 क्या बोलता है? रूल 2 ऐसा कहता है कि कोर्ट जो है वो प्रोनाउंस करेगा जजमेंट सारे के सारे इश्यूज के ऊपर, इश्यूज ऑफ लॉ एंड इश्यूज ऑफ फैक्ट जो भी उस पर्टिकुलर सूट पे अराइज हो रहे हैं। साथ ही साथ कोर्ट जो है मे फर्स्ट ट्राई इश्यूज ऑफ लॉ इफ द केस मे बी डिस्पोज्ड ऑफ ऑन द इशू अलोन। अगर इसी इशू ऑफ लॉ के ऊपर मानो पूरा का पूरा केस जो है वो सॉल्व हो सकता होगा, तो कोर्ट जो है वो क्या करेगा, इस पर्टिकुलर इशू को सबसे पहले ट्राई करेगा। फिर द इशू ऑफ लॉ रिलेटेड टू, अब ये इशू ऑफ लॉ होता क्या है, तो इशू ऑफ लॉ जो है वो हमेशा रिलेटेड टू जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। एंड अगर मान लीजिए बार जो भी क्रिएट किया गया लेजिस्लेशन के द्वारा, इसका एग्जांपल ऐसा ले लीजिए कि लॉ ऑफ लिमिटेशन बार क्रिएट करता है, राइट। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए कि जो इश्यू है या फिर मैटर जो है बेसिकली वो किससे रिलेटेड है, अगर जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट से रिलेटेड है या फिर बार क्रिएटेड बाय द लॉ से रिलेटेड है, तो उस इशू को हम क्या कहेंगे, इशू ऑफ लॉ बोलेंगे। लेकिन यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि सूट जो है वो हिट हो जाएगा बाय एनी बार जो भी क्रिएटेड बाय लॉ है एंड इज नॉट टेनेबल, और अकॉर्डिंगली वो मैटर टेनेबल नहीं है या इशू टेनेबल नहीं है, तो कोर्ट जो है वो क्या करेगा, सूट को प्रिलिमिनरी इश्यूज के बेसिस पे ही डिस्पोज ऑफ कर देगा। लेकिन यदि मान लीजिए कोर्ट को ऐसा लगता है कि डिसीजन ऑन इशू ऑफ लॉ डिपेंड करता है डिसीजन ऑफ फैक्ट के ऊपर, देन इन दैट केस ऐसे वक्त में कोर्ट जो है वो इशू ऑफ लॉ को पहले एंटरटेन करके प्रिलिमिनरी इशू के बेसिस पे मैटर को डिस्पोज ऑफ नहीं करेगा। Now, disposal of the suit at the first hearing, order 15 rule 1 to 4। अब इसमें क्या दिया हुआ है, कोर्ट जो है वो डेफिनेटली प्रोनाउंस कर सकता है जजमेंट एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज। यहाँ पे कुछ 4-5 सर्कमस्टेंसेज दी गई है, उन सर्कमस्टेंसेज के बेसिस पे कोर्ट जो है वो क्या कर सकता है, फर्स्ट हियरिंग के स्टेज पे ही जजमेंट पास कर सकता है। अगर कोर्ट को ऐसा लगे कि मैटर में पार्टीज के बीच में किसी भी तरीके का इशू क्वेश्चन ऑफ लॉ को लेके या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को लेके इन्वॉल्व नहीं है। दूसरी बात, इफ केस ऑफ सेवरल डिफेंडेंट हैं, अगर मान लीजिए एक मैटर में बहुत से डिफेंडेंट है और उसमें से एक डिफेंडेंट इशू में नहीं है प्लेंटिफ के साथ में किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ या फिर फैक्ट के ऊपर, देन इन दैट केस कोर्ट जो है प्रोनाउंस कर सकता है जजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर डिफेंडेंट एंड द सूट शैल प्रोसीड ओनली अगेंस्ट द अदर डिफेंडेंट्स। सूट जो है वो सिर्फ अदर डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट में ही चलेगा। ये जो डिफेंडेंट है जिसका कोई भी इशू किसी प्लेंटिफ के अगेंस्ट में नहीं है या प्लेंटिफ के रिलेटेड नहीं है, तो वो डिफेंडेंट को लेके कोर्ट जो है वो जजमेंट पास कर सकता है, बाकी डिफेंडेंट्स को लेके मैटर को आगे प्रोसीड फॉरवर्ड कर सकता है। नेक्स्ट इज एट द फ्रेमिंग ऑफ द इशू, अगर कोर्ट जो है वो सेटिस्फाइड हो जाता है दैट नॉट फर्दर आर्ग्यूमेंट और एविडेंस इज necessary provided the pleader or the parties are present and the no objection is raised। तो कहने का मतलब है ऑब्जेक्शन जो है वो रेज नहीं किया गया है और प्लीडर्स जो है वो भी प्रेजेंट है, पार्टी जो है वो भी प्रेजेंट है, और साथ ही साथ प्लीडर्स या पार्टी जो है कोई भी फर्दर एविडेंस फर्दर आर्ग्यूमेंट करने के लिए हमको अपॉर्चुनिटी दो, ऐसा कोई कुछ बोल नहीं रहा है, देन इन दैट केस कोर्ट जो है वो एट द फ्रेमिंग ऑफ द इशू, अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाता है कि कोई फर्दर आर्ग्यूमेंट की जरूरत नहीं है
और एविडेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लीडर्स भी प्रेजेंट है, पार्टीज भी प्रेजेंट है और उन्होंने किसी तरीके का ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया है, देन इन दैट केस कोर्ट जो है वो फर्स्ट हियरिंग में ही मैटर को डिस्पोज ऑफ कर सकता है। फिर इफ द समन्स इज इशूड फॉर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट, जो समन्स इशू किए गए थे वो किस लिए किए गए थे? फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट के लिए किए गए थे। एंड ईदर पार्टी फेल्स विदाउट सफिशिएंट कॉज टू प्रोड्यूस द एविडेंस, और पार्टी जो है दोनों में से कोई भी फेल हो जाती है सपोज प्रोड्यूस करने के लिए एविडेंस, और उनके पास फेलियर हो जाने का कोई सफिशिएंट कॉज भी नहीं है, देन इन दैट केस क्या होगा? कोर्ट जो है वो फर्स्ट हियरिंग की स्टेज में ही मैटर को डिस्पोज ऑफ कर सकता है। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने फर्स्ट हियरिंग वापस से देख ली और इसमें हमने सिचुएशंस भी देख ली, फर्स्ट हियरिंग में क्या प्रोसीजर फॉलो होता है वो भी हमने देख लिया। आई होप दिस टाइम एटलीस्ट यू वुड हैव अंडरस्टूड